आप सभी का, और टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार होगा जिंदगी में जब देखिए 5 पन्ने लिख के लाई हूँ। मुझे लगता है कि पर वो चलेगा नहीं, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं बोल सकता इंसान, जो दिल और दिमाग कहेगा वो इंसान बोलेगा, और मैं वही करने की कोशिश करूँगी। पर एक बात ज़रूर है कि जब भी मुझे मौका मिलता है अपने महिला बहनों के बीच में बात करने का, तो मैं बहुत उत्साह से आती हूँ, क्योंकि वो बात करने का बहुत मन करता है। पर ऐसा लगता है कि जब जन संगठन का काम कर रहे हैं तो वो जो रोज़मर्रा का संघर्ष है ना, जिंदगी जीने का, रोटी कपड़ा मकान का, उसमें ये बात हो नहीं पाती है, ऐसा लगता है। पर मुझे तो उसी जगह से मौका मिला। मैं यूनियन करती हूँ, मजदूरों और किसानों का एक छोटा सा यूनियन है बिहार में, और वही मुझे मौका दे रहा है आपसे बात करने का, वही मुझे मौका देता है अपने महिला साथियों के बीच में जाने का। तो मैं उसकी गंभीरता को समझती हूँ कि वो रोटी कपड़ा मकान की हमारी लड़ाई हमें साथ ला रही है। तो सबसे पहले तो ये कि मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि दोनों बिहार है, बगल का राज्य है। रात में ट्रेन पकड़ी, सुबह आपके यहाँ उतर गई। पर मेरा परिवार उत्तर प्रदेश से आता है, तो ये भी एक उत्साह का कारण था कि यूपी आने का मौका मिल रहा है। और यूपी में कहाँ बात, तो मैंने कहा मेरे लिए तो मेरी जड़ है, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं जानती। जितना बाहर से सुनते हैं वो तो बहुत सुंदर नहीं सुनाई देता है, तो कभी कभी लगता है कि भाई बहुत कुछ नहीं है। पर खैर, तो एक अभी जो नारा हुआ कि महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, मैं कहूँगी कि पहले वो हम लोग ले लेते हैं ताकि थोड़ी हिम्मत आ जाए। हमारे संगठन में कहते हैं कि ये 5 उंगली अगर फैला दीजिए तो इसमें कोई ताकत नहीं है, क्योंकि बच्चा भी इन्हें फोड़ लेता है। बात सही है, आप सहमत हैं? मगर इन्हें बांध लीजिए और मुट्ठी उठा लीजिए तो फाइट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामने वाले को समझ आ जाता है कि ताकत है। तो आप सब साथ देंगे नारे में? हाँ, पक्का? ठीक है, तो मैं नारा उठाऊंगी, महिला शक्ति आई है। आप कहिए नई रोशनी लाई है, पर मुट्ठी उठा के, हाथ फहरा के, हाथ उठा के, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी आई है, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी आई है। और एक बहुत आसान सा नारा है, और वही हमें हिम्मत देता है कि हम वहाँ से यहाँ आते हैं, या उम्मीद करते हैं कि आप किसी दिन अररिया जिला आएंगे, और वो है हम सब एक हैं। अगर एक नहीं होते तो यहाँ आना भी नहीं होता। तो मैं कहूँ हम सब, आप कहें एक है, वही मुट्ठी बांध के हम सब, हम सब। तो मैं अपनी बातचीत शुरू करने में सबसे पहले पन्ना भी देखती जाऊंगी। देखिए, सबसे मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आज हम 3 मार्च को मिल रहे हैं, और ये सप्ताह जो शुरू हो रहा है इसमें 8 मार्च आएगा और 10 मार्च आएगा। तो कोई खास उम्मीद है इस सम्मेलन से? 8 मार्च महिला दिवस है, हम सब जानते हैं, पूरे दुनिया में मनाया जाता है, सिर्फ हमारे देश में नहीं। और ये पहली बार था जब मजदूर महिलाएं सड़क पर उतरी और उन्होंने कहा हमें वही हक और अधिकार चाहिए जो हमारे पुरुषों को मिलते हैं। तो हमें भी 8 घंटे का काम चाहिए, हमें भी बराबर का मजदूरी चाहिए। और आप सोच सकती हैं आज से 200 साल पहले वो कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आज भी वो मुश्किल है। सही बात है, ठीक। तो एक वो 8 मार्च है जो आने वाला है, और एक है 10 मार्च। 10 मार्च कोई खास दिन है क्या आपके लिए? सावित्रीबाई फुले का नाम कितने लोगों ने यहाँ पे सुना है? जरा हाथ उठाइएगा तो। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो सावित्रीबाई की पुण्यतिथि आने वाली है। माना जाता है कि सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी, और उन्होंने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, घर से बाहर उनका रास्ता खुले, उसके लिए बहुत मेहनत की, बेइज्जती भी सही। अभी वो जो डांस था उसमें प्रकृति ने जो गीत चलाया उसमें था कि हम अपनी इज्जत पे हमला नहीं होने देंगे, बाकी जो करना है कर सकते हो। मगर उन्होंने वो बेइज्जती भी सही, क्योंकि वो चाहती थी कि आज शायद 200 साल बाद महिलाएं निकलकर अपनी बात रख सकें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पर्चे में मैं टेबल पे भूल आई हूँ, पर आपके पर्चे में जितनी बातें लिखी हैं उससे सबसे सहमत है। तो बिल्कुल साफ है, शायद पर्चा हाथ में भी दिया जा रहा है।
तो बिल्कुल साफ है कि सब चीज़ों से सहमत है। उसी आह्वान में आपने लिखा है कि ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, और मैं सोचने लगी रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, पर रानी लक्ष्मीबाई उस जमाने में थी तब राजा रानी का राज था। आज राजा रानी का राज है क्या इस देश में? नहीं। तो फिर आज क्या है? किसी का राज नहीं है, लोकतंत्र है। हम वोट गिराते हैं तो हम चुनते हैं हमारी सरकार। सब सहमत हैं इस बात से? जैसा भी है, पर हमारा लोकतंत्र है। तो मुझे आप ही के इलाके की लोकतंत्र की एक योद्धा की याद आई, और मुझे लगा उनके जिक्र के बिना मैं अपनी बात आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो मैं लोकतंत्र की योद्धा की बात करना चाहती हूँ और फिर आगे अपनी बात रखना चाहती हूँ। आप में से कितने लोगों ने फूलन देवी का नाम सुना है? थोड़ा हाथ उठाइए तो। बढ़िया, मेरा काम तो यार बहुत ही आसान है। तो फूलन देवी एक गरीब बहुजन महिला थी। तीनों की मार खाई, जाति की मार खाई, महिला होने की मार खाई पितृसत्ता से, और एक गरीब महिला होने की मार खाई जो एक वर्ग की लड़ाई से आती है, और उसने उन्हें एक डकैत बनाया। मगर ये आप ही का यूपी है, ये आप ही का उत्तर प्रदेश है जिसने उनको एक और मौका दिया। उन्होंने 11 साल जेल में बिताए, और उस 11 साल के अंत में वो बाहर आई और उन्होंने चुनाव लड़ा। कहाँ से लड़ा वो चुनाव, कोई जानता है क्या? हाँ, थैंक यू, मिर्जापुर। और जानते हैं, मैं गूगल मैप खोल के देख रही थी कि कितना दूर है, तो यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर। अगर मैं मुगल सराय पे सोती रह जाती तो मैं मिर्जापुर में उतरती, ऐसा ट्रेन में लिखा था। तो मुझे लगा कि हैरत है, हम इतनी मजबूत मतलब इतिहास से आते हैं, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई भी हैं और जहाँ फूलन देवी भी हैं, और वो लोकतंत्र। क्योंकि आज हम लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं, यानी अपने वोट को ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं। तो खैर ये पन्ने काफी काम आ रहे हैं। तो जब मैं यहाँ आ रही थी, सिर्फ यहाँ नहीं, कभी भी चाहे वो महिला वर्कशॉप में बैठे हैं और कहें कि हम महिलाएं बैठकर बात करना चाहती हैं, तो कई साथी, कई शुभचिंतक कहते हैं कि भाई अब महिलाओं को अलग से बैठने की क्या जरूरत पड़ी है, आप लोगों को अलग से कौन सी बात करनी है, चीजें इतनी बदल रही हैं, महिलाओं के हालात इतने अच्छे हो गए हैं। तो मैं सोचती हूँ हरदम और मानती हूँ कि कुछ चीजें तो बेहतर हुई हैं। जो बेइज्जती, जो कष्ट सावित्रीबाई फुले ने झेला, आज वो हमारी सच्चाई नहीं है। हम बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारी बच्चियां पढ़ रही हैं, और यही वजह है कि आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, क्योंकि किसी एक महिला ने उस समय कष्ट झेला। पर फिर ये भी सच है कि यहाँ हम जितनी महिलाएं हैं, अगर हम यहाँ हैं तो वो भी अपने में एक क्रांति है, क्योंकि आज भी भ्रूण हत्या होती है। हम अपनी माँ के पेट में मारे जा सकते हैं, और हमारा यहाँ खड़ा होना हमारी क्रांति है। हमें अपने भाइयों के बराबर पोषण मिलेगा, खान पान मिलेगा, वही अंडा, मांस, मीट, मछली मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। हम स्कूल जाएंगे, वो निर्भर करता है कि स्कूल हमारे घर से कितना दूर है, कि हमारा सुरक्षा का क्या व्यवस्था है, कि हमारे घर में उतना पैसा है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि रास्ता बहुत आसान है। और उसके अंत में अगर कुछ महिलाएं कुछ फील्ड में, कुछ इलाकों में आगे बढ़ जाती हैं, तो कोई एक ब्रजभूषण शरण हमारे रास्ते में पहाड़ की तरह खड़ा हो सकता है। आप में से कितने लोगों ने इस सांसद का नाम चुना है? एक सांसद थी फूलन देवी, मैंने उनका नाम पूछा आपसे। अब मैं दूसरे सांसद, ब्रजभूषण शरण नाम के सांसद का नाम कितने लोगों ने सुना है? बहुत अच्छा है अगर बहुत लोगों ने नहीं सुना है। पता है, ऐसे लोगों का नाम तो आना ही नहीं चाहिए राजनीति में। भाई साहब वो भी यहीं के हैं, मुझे मालूम नहीं किस क्षेत्र के हैं, पर यूपी के ही हैं। हाँ, थैंक यू। और उन गलत कारणों से हरदम न्यूज में रहे हैं। उन पर 30 से ऊपर केस है। वो केस रहे हैं, डकैती से लेकर के मर्डर तक के केस रहे हैं उन पर। हाल में वो सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि हमारी महिला पहलवान कुश्ती जो लड़ती हैं, मेडल लाई हैं इस देश के लिए, उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि ये आदमी यौन शोषण करता है कुश्ती फेडरेशन में। क्या होना चाहिए था?
उनको कुश्ती फेडरेशन से निकाला जाना चाहिए था, उनको सांसद की सीट से हटाना चाहिए था, क्योंकि सांसद वो एक सांसद है 543 में से और लोकसभा में बैठते हैं और हमारे देश के कानून बनाते हैं। क्या ऐसा इंसान कानून बनाने के लायक आपको लगता है? क्या लगता है? नहीं। तो मगर उनकी पार्टी बीजेपी से हैं, सांसद हैं, चुनाव लड़के बने हैं, उनकी पार्टी ने उनको संसद से निकालना तो दूर की बात, अपनी पार्टी की सदस्यता तक से नहीं हटाया है। ये दुखद है। क्या लगता है आपको? अगर आप सोचते हैं ये गलत है तो जरा हाथ उठाइए, तो कितने लोगों को लगता है ये गलत है? गलत है। तो एक तो मुझे लगता है कि हमें बहुत साफ समझ में आता है कि महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है, तो घर से क्या निकलेंगे? हम चूल्हे से चौपाल तो तब जाएंगे जब हम बचेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम चूल्हे से निकलते हैं, चौपाल तक पहुंचने के रास्ते में इतनी बाधाएं आप खड़ी कर देते हैं। और वो ब्रजभूषण सदन एक उदाहरण है। आप ही का पर्चा कहता है कि बीएचयू में हाल में रेप की घटना हुई और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने सोचा कि वो बीएचयू का रेप केस हो या वो हाथरस का रेप कांड हो, कहीं पर भी यूपी पुलिस ने क्या किया? तो यूपी पुलिस ने क्या किया जितना मुझे समझ आता है बताइए? रोमियो, एंटी रोमियो स्क्वाड चालू किया। आपने सुना है उसका नाम, एंटी रोमियो स्क्वाड? कितने लोगों ने सुना एंटी रोमियो स्क्वाड? बढ़िया। एंटी रोमियो स्क्वाड चालू किया। रोमियो कौन था, कोई जानता है आप में से? रोमियो एक आशिक था, है ना? उसकी मोहब्बत थी जूलियट के प्रति। आप में से कितने लोगों ने हीर रांझा, पारो देवदास के नाम सुने हैं, लैला मजनू का नाम सुना है? अब मतलब प्यार करना थोड़ी, हम प्यार करने से हम थोड़ी डरते हैं, हमें प्रेमियों से डर थोड़ी लगता है। गाने में भी वो बच्ची कह रही थी, मतलब प्रकृति कह रही थी, और बहुत अच्छा है। हमारा डर हिंसा से है, स्वेच्छा से अपने रिश्ते बनाने से हम नहीं डरते। और रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड मतलब क्या? प्यार पे निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। हम कह रहे हैं सड़क पर हमसे हिंसा हो रही है और आप प्यार पे निगरानी रख रहे हैं, तो इस बात का तो कोई मतलब नहीं निकला। तो खैर, एक मुख्य बात मैं आपसे ये कहना चाहती थी, तो फिर रास्ते क्या है हमारे सामने? क्योंकि हम तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में या आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं। तो एक रास्ता तो ये है कि हमें ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए जो ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को संरक्षण देती है और सुरक्षित रखती है। इससे आप में से कितने लोग सहमत हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। आपकी सहमति नहीं है या हाथ नहीं उठा रहे आप? अच्छा, ठीक है। तो